Hello everyone, welcome to GLC IAS. I am your educator Akansha Behre, and today we will be discussing some more new questions which are relevant to your unit 7 of prelim syllabus. So let's begin, and our first question is, who gave binomial nomenclature? Options are Watson and Crick, Rutherford, कार्ल लिनियस और डार्विन. सो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? जैसे हमारा जो भी नेम होता है, एक तो पेट नेम होता है, एक हमारा गुड नेम होता है. उसमें क्या होता है, हमारा नेम होता है और सरनेम होता है. ऐसे ही साइंटिस्ट थे कौन? कार्ल लिनियस. कार्ल लिनियस ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हर एक प्लांट और एनिमल या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूनिवर्सल एक नेम होगा. एक तो उनका कॉमन नेम तो होता ही है, साथ ही उनका एक यूनिवर्सल नेम होगा. जैसे कि ह्यूमंस का साइंटिफिक, जिसको साइंटिफिक नेम बोला गया, तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस. ठीक है, तो उन्होंने बोला ये जो होमो सेपियंस ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है, इसमें जो होमो है ये क्या है? हमारी जीनस है, और सेपियंस जो है ये क्या है? हमारी स्पीशीज़ है. तो कार्ल लिनियस ने क्या बोला था कि जो भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होगा उसमें दो पार्ट्स होंगे, एक तो उसका जीनस और एक उसका स्पीशीज़. जैसे हमारा नेम होता है और सरनेम होता है, वैसे ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में एक जीनस होता है और एक स्पीशीज़ होता है. ऑलराइट, सो इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों बोला गया था? क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, जीनस और स्पीशीज़, इसलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला. और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया था. Okay, so the correct option is answer C. Carl Linnaeus gave the binomial nomenclature. Next question is, when was the Biodiversity Act enacted? Biodiversity क्या है? It is the variety of life present on the earth. हमारे अर्थ में जो भी प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो भी वैरायटी मिल रही है हमको, वो क्या है? हमारी बायोडाइवर्सिटी है. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज बायोडाइवर्सिटी. तो इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाया गया था इन द ईयर 2002 में, है ना. तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? इन द ईयर 2002 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Next question is, Panna Tiger Reserve was designated as UNESCO Biosphere Reserve in the year 2020, and the total number of UNESCO protected biosphere reserves in India is 11, 12, 13 और 14. So इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में, जिसमें से 12 बायोस्फीयर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को. तो ये जो 12 बायोस्फीयर्स हैं यूनेस्को के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनमें से अभी जो लास्ट ऐड हुआ है रिसेंटली वो क्या है? पन्ना टाइगर रिजर्व 2020 में यूनेस्को ने इसे रिकॉग्नाइज किया है और अपनी लिस्ट में ऐड किया है. सो आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, 12 आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को. ओके, so correct option is B. Next question is, the newly formed Ramsar sites in India includes. Now Ramsar sites क्या है? जितने भी हमारे वर्ल्ड में वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स क्या होते हैं? ऐसा एरिया जो कि टेरेस्ट्रियल और
एक्वेटिक लाइफ के बीच का जो एरिया होता है, मतलब किसी वाटर बॉडी और लैंड के बीच का जो एरिया होता है वो वेटलैंड होता है। तो इन वेटलैंड्स, ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो इनके कंजर्वेशन के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था, और ऐसी जो भी वेटलैंड्स हैं पूरे वर्ल्ड में जिनका कि इंटरनेशनल इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो रामसर साइट्स में उनको इंक्लूड किया जाता है। तो रिसेंटली इंडिया के अभी सुल्तानपुर, हैदरपुर एंड वाधवाना, ये तीनों ही जो हैं ये न्यूली एडेड रामसर साइट्स हैं, और इंडिया में टोटल 49 रामसर साइट्स हैं। ओके, सो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डी, ये तीनों ही आंसर सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनकरेक्ट मैच्ड क्या है? वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 22 जून। तो वाटर डे तो 22 मार्च में होता है, अर्थ डे 22 अप्रैल सही है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई भी सही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन 22 जून। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? 3rd मार्च। World Wildlife Day is observed on 3rd March every year. So this is the incorrect match and our correct option is option D. Next question is, which among the following trees is known as ecological monster? Options are babool, eucalyptus, neem और पीपल। तो जो यूकेलिप्टस ट्री होता है, यूकेलिप्टस ट्री कौन सा होता है? नीलगिरी का पेड़ जिसको बोलते हैं, इसको इकोलॉजिकल मॉन्स्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो यूकेलिप्टस ट्री होता है काफ़ी हाइटेड ट्री है, तो ये क्या करता है? ये कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? टॉक्सिक केमिकल सीक्रेट करता है, जिनसे क्या होता है? इसके आसपास जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट होती है। ग्रोथ क्या होगी? इनहिबिट होगी। मतलब यूकेलिप्टस ट्री जहाँ पे भी होता है उसके आसपास कोई दूसरे प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यूकेलिप्टस जो होता है वो कुछ टॉक्सिक केमिकल सीक्रेट करता है, जिनसे वो प्लांट्स जो हैं वो वहाँ पे उनके लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। इसलिए इसको इकोलॉजिकल मॉन्स्टर कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे प्लांट्स को अपने आसपास ग्रो नहीं होने देता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस इज नोन एज द इकोलॉजिकल मॉन्स्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू soil pollution, noise pollution, water pollution और none of the above। अब ये ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर एक स्कीम थी जिसके अंडर में क्या किया, जैसे हम हाईवेज पे कभी ट्रैवल करते हैं या रोडवेज के बीच में देखते हैं डिवाइडर्स पे काफ़ी सारे प्लांट्स की, ट्रीज की रोज बनाई जाती हैं, है ना। तो वो किसके अंडर में है? वो ग्रीन मफलर स्कीम के अंडर में बनाई गई। उसमें क्या 4 to 5 रोज में प्लांटेशन किया गया ट्रीज का। कहाँ पे? हाईवेज पे, रेसिडेंशियल एरियाज में, है ना। क्यों किया गया? नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए। अब प्लांट्स लगा के हम नॉइज़ पोल्यूशन कैसे कम करते हैं? क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं और श्रब्स होते हैं, मीडियम साइज़ के जो प्लांट्स होते हैं और ट्रीज़ होते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब द साउंड। वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, और जितनी इंटेंसिटी से साउंड एटमॉस्फेयर में होता है उतनी इंटेंसिटी से हमारे तक ना पहुंच पाए, इसलिए वो साउंड को एब्जॉर्ब करते। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ और प्लांट्स हम प्लांट करेंगे तो नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। इसलिए ग्रीन मफलर स्कीम
निकाली थी and it is related to noise pollution. So the correct answer is option B. Next question is, which of the following proteins is present in milk? मिल्क में कौन सा प्रोटीन मिलता है? मिल्क में मिलता है हमको केसीन. मिल्क में कौन सा प्रोटीन है? केसीन. केसीन प्रोटीन मिलता है मिल्क के अंदर. नेक्स्ट, और दूसरे ऑप्शंस में क्या है? ग्लूटेन भी एक प्रोटीन है, और ग्लूटेन जो है वो मिलता है हमको व्हीट के अंदर. गेहूं में जो प्रोटीन मिलता है वो कौन सा होता है? ग्लूटेन. केराटिन प्रोटीन, केराटिन भी एक प्रोटीन है जो कि कहाँ होता है? हमारे हेयर और जो नेल्स है ना, जो हमारे हेयर और नेल्स होते हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं. एंड नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन भी एक प्रोटीन है जो कहाँ मिलता है? एग्स में मिलता है. सो एल्ब्यूमिन इज फाउंड इन एग्स, है ना. एंड केसीन इज फाउंड इन योर मिल्क. मिल्क प्रोटीन होता है केसीन. एग्स में जो प्रोटीन होता है वो होता है एल्ब्यूमिन. व्हीट में जो प्रोटीन मिलता है वो होता है ग्लूटेन. और हेयर और नेल्स जिस प्रोटीन के बने होते हैं वो कौन से होता है? केराटिन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज D. Casein is present in milk. Next question is, vitamin A is also known as. विटामिन A का दूसरा नाम क्या है? विटामिन A का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल, है ना. विटामिन A is also known as रेटिनॉल. विटामिन से बहुत से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, सो विटामिन्स के केमिकल नेम ज़रूर याद रखेंगे. और एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का केमिकल नेम है? विटामिन C का. एंड टोकोफेरॉल इज योर विटामिन E. विटामिन E कौन सा विटामिन होता है? ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं. विटामिन E इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन, और उसका केमिकल नेम क्या होता है? टोकोफेरॉल. एंड योर फाइलोक्विनोन इज योर विटामिन K. ओके, विटामिन K कहाँ हेल्प कर रहा था? हमने एक क्वेश्चन देखा था, ब्लड क्लॉटिंग में जो विटामिन हेल्प करता है वो होता है विटामिन K. विटामिन E इज योर ब्यूटी विटामिन, है ना. सो रेटिनॉल इज विटामिन A, एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन C, टोकोफेरॉल इज विटामिन E, एंड फाइलोक्विनोन इज विटामिन K. सो क्वेश्चन में विटामिन A पूछा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, रेटिनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज हो रही है? ऑप्शंस है मेरास्मस, क्वाशरकोर, बोथ A and B और ओनली A. सो जो मेरास्मस डिसीज़ है और क्वाशिकोर डिसीज़ है, ये दोनों ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीजेस हैं. प्रोटीन डेफिशिएंट डिसीजेस होती हैं कौन सी? मेरास्मस और क्वाशिकोर. तो अगर यंग वन में, मतलब जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, अगर 1.5 ईयर्स के पहले ना, जब उसकी एज 1.5 ईयर्स होती है या 18 मंथ्स के पहले अगर उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको मेरास्मस हो जाता है. और अगर 1.5 ईयर्स के बाद उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी आती है, मतलब 18 मंथ्स के बाद अगर उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, माल न्यूट्रिशन होता है, तो डिसीज डेवलप होती है क्वाशिकोर. सो मेरास्मस एंड क्वाशिकोर बोथ आर द डिसीजेस कॉज्ड बाय द deficiency of proteins. So the correct option is option C, both A and B. Next question is, golden rice is rich in vitamin. Options are A, B, D और K. तो गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है? जब किसी भी
प्लांट्स में या एनिमल्स में हम उनके जीन्स को चेंज करते हैं, उनके जीन्स में ऑल्ट्रेशन करते हैं, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाता है। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड में हम बात करते हैं एट द लेवल ऑफ जीन्स। सो जो गोल्डन राइस है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड करके राइस की वैरायटी डेवलप की है विच इज़ रिच इन विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए लोगों में गोल्डन राइस को डेवलप किया गया है जो कि विटामिन ए रिच होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए। नेक्स्ट इज विच इज नोन एज द टेबल शुगर। ऑप्शंस आर फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो ये सारी शुगर्स हैं। टेबल शुगर क्या होती है? जो कॉमनली हम शुगर यूज़ करते हैं दूध में, चाय में, जो भी शुगर यूज़ होती है वो क्या होती है? उसको टेबल शुगर बोलते हैं। एंड इट इज़ बेसिकली इज योर सुक्रोज। वो कौन सी शुगर होती है? सुक्रोज होती है इज योर टेबल शुगर। एंड लैक्टोज कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज हमको कहाँ मिलती है? मिल्क में मिलती है। तो लैक्टोज इज योर मिल्क शुगर। और मिल्क में प्रोटीन कौन सा मिल रहा था? केसीन प्रोटीन। सो ये ध्यान रखेंगे कि मिल्क में जो मिलने वाला प्रोटीन है वो है केसीन, एंड जो शुगर मिलती है मिल्क में वो होती है लैक्टोज। और माल्टोज जो होती है इट इज़ नोन एज माल्ट शुगर। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? माल्ट शुगर जो होती है वो जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें माल्टोज प्रेजेंट होती है। एंड फ्रक्टोज इज योर फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर, क्योंकि जो भी नेचुरली अकरिंग शुगर होती है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, वो कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। ठीक है। सो सुक्रोज इज योर टेबल शुगर, लैक्टोज इज योर मिल्क शुगर, माल्टोज इज योर माल्ट शुगर एंड फ्रक्टोज इज योर फ्रूट शुगर। तो सबके कॉमन नेम्स भी याद रखेंगे। टेबल शुगर पूछा गया था हमसे, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज टेबल शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन इन्फेंट? ऑप्शंस आर 206, 306, 300 और 200। ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, ह्यूमन इन्फेंट की बात की है, ना कि ह्यूमन अडल्ट की बात करी है। ह्यूमन इन्फेंट मतलब जो यंग वन होता है, न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है। तो जब न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है, यंग वन होता है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो होती हैं आपकी अराउंड 300। 206 नहीं होती, 300 होती हैं। फिर जैसे जैसे एजिंग होती है, जैसे जैसे हम अडल्ट होते हैं, ये 300 जो बोन्स हैं उनमें क्या होता है? फ्यूजन होता है, वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं और अडल्ट में जाके सिर्फ हमारे पास 206 बोन्स बचती हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान देंगे क्या बोला, अगर ह्यूमन अडल्ट की बात की है तो ह्यूमन अडल्ट में द नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट आर 206, that is 206, and the number of bones present in human infant is your 300. So the correct option is answer option C. Next question is an enzyme is a, options are biocatalyst, virus, vitamin और bacteria. अब एंजाइम पूछा, एंजाइम क्या होता है? तो देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है? जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है कि कुछ रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अब इस रिएक्शन को ईजी करने के लिए या फिर इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए कौन होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम कैटलिस्ट बोलते हैं। अब क्या हो रहा है? ये जो केमिकल रिएक्शंस है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर भी हो रही है जिनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो बेसिकली वो हैं क्या? वो केमिकल रिएक्शंस ही हैं।
ठीक है। तो जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं उनकी स्पीड बढ़ाने वाले जो कैटलिस्ट है उनको हम क्या बोलेंगे? बायो कैटलिस्ट। क्यों बायो कैटलिस्ट? क्योंकि दीज आर रिलेटेड टू आवर लाइफ, आवर बॉडी, है ना। तो ये जो बायो कैटलिस्ट होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को गवर्न कर रहे हैं, उनकी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, उनको ईजी बना रहे हैं, वो क्या होते हैं? एंजाइम्स। क्या बोलते हैं उनको? एंजाइम्स। सो एंजाइम्स आर योर बायो कैटलिस्ट। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, enzyme. An enzyme is a biocatalyst. Next question is, the structure joining bones to muscles is known as, options are ligament, tendon, cartilage or diaphragm. So बोन से मसल्स को ज्वाइन करने वाला हमारी बॉडी में जो भी कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है? या तो बोन्स हैं और मसल्स हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर है जो बोन्स को मसल्स से ज्वाइन करता है वो होता है आपका टेंडन। क्या होता है? टेंडन। और जो स्ट्रक्चर बोन्स टू बोन्स को ज्वाइन करता है ना, बोन्स टू बोन्स को जो ज्वाइन करता है वो होता है आपका लिगामेंट। सो लिगामेंट जॉइंस बोन्स टू बोन्स एंड your tendon joins bones to the muscles. So the correct option is B, tendon joins bones to the muscles. Next question is, in humans the temperature of the body is regulated by which of the following? Options are thalamus, epithalamus, hypothalamus or cerebellum. टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कहाँ पे? ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस का हमारा जो एवरेज या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है और 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है ना। ऐसे नहीं होता क्योंकि हम क्या हैं? ह्यूमंस एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं। एंडोथर्मिक एनिमल्स क्या होते हैं? जिनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे मेंटेन रहता है ना। ऐसा नहीं होता कि अगर एनवायरनमेंट में, हमारे बाहर एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऐसा हमारे अंदर नहीं होता है। हम एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं। एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसमें कुछ भी चेंज हो रहा हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस वैल्यू पे मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है, रेगुलेट करने का काम है, वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। वैसे तो ये सारे ही थैलेमस, एपिथैलेमस, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस ये सारे ही ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एक कांस्टेंट वैल्यू पे मेंटेन रखता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ऑप्शन सी। द आंसर इज ऑप्शन सी। हाइपोथैलेमस regulates the temperature of body in humans. Next question is, insulin is produced by, options are islet of Langerhans, pituitary gland, thyroid gland और adrenal gland. इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज अ हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन है जो कि क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, जो शुगर प्रेजेंट होती है, उसको
मेंटेन कौन करता है एक लेवल पे? इंसुलिन मेंटेन करता है। और ये इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जहाँ से इंसुलिन सीक्रेट होता है। और पेनक्रियाज में भी एक पार्ट होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ प्रेजेंट है? पेनक्रियाज में, जहाँ से क्या सीक्रेट होता है? इंसुलिन सीक्रेट होता है। और इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो बॉडी में जिन पर्सन्स में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है या इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, उनके पेनक्रियाज से उनको क्या हो जाता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, तो क्या होगा? डायबिटीज़ हो जाएगी, है ना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, insulin is produced by islet of Langerhans, which is a part of pancreas. Next question is, which disease is caused due to, नहीं सॉरी, इताई डिसीज का नाम दे रखा है। इट इज caused due to which of the following metal pollution. तो इताई जो डिसीज होती है, इसमें क्या होता है? जो हमारी बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं तो उसके कारण जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और ये जो इताई डिसीज़ होती है, ये वाटर में एक मेटल के पोल्यूशन के कारण होती है। कौन से मेटल के कारण? कैडमियम पोल्यूशन के कारण डिसीज़ होती है इताई। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ELISA test is used to diagnose. Options are AIDS, tuberculosis, diabetes और typhoid. So ELISA क्या है? ELISA एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है। डायग्नोस्टिक टेक्निक क्या होती हैं? जिनसे हम किसी बीमारी का पता लगाते हैं, है ना। तो जैसे कभी मलेरिया हो जाता है तो हमारा क्या होता है? ब्लड टेस्ट होता है। और फिर ब्लड टेस्ट के बाद वो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, किट्स यूज़ करते हैं, जिनसे हम जो भी डिसीज़ है उसका पता लगाते हैं कि कौन सी डिसीज़ है। तो वो होती है हमारी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। तो ELISA भी एक डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है जिससे क्या पता चलता है? एड्स का डायग्नोसिस होता है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज ए, ELISA टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस एड्स। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज होता है? मेंटॉक्स स्किन टेस्ट। मेंटॉक्स स्किन टेस्ट होता है फॉर योर ट्यूबरक्लोसिस। और डायबिटीज़ में तो क्या होता है? सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं? हमारे ब्लड शुगर लेवल को चेक करते हैं। और टाइफाइड के लिए यूज होता है आपका विडाल टेस्ट, WIDAL, विडाल टेस्ट यूज होता है टाइफाइड के लिए। सो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? ELISA पूछा था। सो द करेक्ट आंसर इज एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लैक्स सीड्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ। फ्लैक्स सीड्स क्या होते हैं? हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं? अलसी जिसको बोलते हैं। अलसी होता है आपका फ्लैक्स सीड्स। तो फ्लैक्स सीड्स में हमको क्या मिलता है? omega-3 फैटी एसिड्स। omega-3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ये लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमारी बॉडी में जब लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? जब हम फैट्स का इंटेक करते हैं और जब वो फैट्स जो हैं वो उनका ब्रेकडाउन होता है बॉडी में जाके, तो जो omega-3 फैटी एसिड्स हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स और फैट्स। लिपिड्स को ही फैट्स बोलते हैं। सो जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं वो किसके सोर्स होते हैं? omega-3 फैटी एसिड्स के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट is most suitable to study meiosis in plants? Options are apical meristem,
मेरिस्टेम होगा, बेस मेरिस्टेम, पॉलन सेल्स और लीफ सेल। क्या पूछा है? मियोसिस को स्टडी करने के लिए प्लांट्स का सबसे ज़्यादा सुटेबल पार्ट कौन सा होगा? मियोसिस क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन का एक टाइप होता है। सेल डिवीजन क्या होता है? अब हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं? एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनती हैं, है ना। तो सेल्स जो हैं वो रेगुलरली डिवाइड होती रहती हैं और नए सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये जो सेल डिवीजन होता है ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका माइटोसिस एंड सेकेंड इज योर मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस, डिफरेंस क्या है माइटोसिस और मियोसिस में? तो जो भी सेल्स माइटोसिस करती हैं उनमें क्या होता है, मान लीजिए ये कोई एक सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। जब ये डिवाइड करेगी, जब ये डिवाइड करके डॉटर सेल बनाएगी तो इसके डॉटर सेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे। ह्यूमंस में कितने पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमंस के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम। तो जब कोई भी सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती है तो जो डॉटर सेल्स होते हैं उसमें भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। जब कोई भी सेल मियोसिस के थ्रू डिवाइड करती है तो 46 से, एक तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस में जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो 4 बनती हैं, ठीक है। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती है, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती है। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। मतलब इन सारी सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स पेयर नंबर मिलेंगे हमको? 23 क्रोमोसोम मिलेंगे। इसमें हाफ हो जाते हैं नंबर, ठीक है। तो जो मियोसिस होता है ये कौन सी सेल्स में होती हैं? रिप्रोड्यूसिंग सेल्स। रिप्रोड्यूसिंग सेल्स क्या होती हैं? जो भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। जैसे जो मेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट होता है ना। तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते तभी जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और यंग वन डेवलप होता है, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल गैमीट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगे हमको? रिप्रोड्यूसिंग सेल्स में मियोसिस मिलेगी। अब प्लांट में कौन सा पार्ट है जो रिप्रोडक्शन करता है? प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? फ्लावर्स में होता है, ठीक है। तो फ्लावर्स में क्या? पॉलन सेल्स। इनमें से जो भी फ्लावर का पार्ट है वो क्या है? पॉलन सेल्स। मान लीजिए ये आपका फ्लावर है, उसमें जो ऐसे ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, एंथर जिसको बोलते हैं, हिंदी में शायद पराग बोलते हैं, तो इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो पॉलन सेल्स होती हैं जो कि मेल गैमीट बनाती हैं, इसलिए इनमें मियोसिस होता है। सो पॉलन सेल्स जो होती हैं दे आर मोस्ट सुटेबल इन द प्लांट टू स्टडी द meiosis. So the correct answer is option C. Next question is, what is known as a suicidal bags of the cell? Options are mitochondria, lysosomes, nucleus or Golgi apparatus. Suicidal bags of the cell क्या होता है? जब सेल में कोई स्ट्रेस की कंडीशन होती है, कोई स्ट्रेस की कंडीशन हो या फिर सेल को कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, सेल्स में कुछ छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं? लाइसोसोम्स। तो जैसे ही कोई स्ट्रेस की कंडीशन होगी या इन सेल को कोई इंजरी होगी तो क्या होगा, ये जो लाइसोसोम्स हैं ये बर्स्ट होंगे और इनमें से कुछ एंजाइम्स सीक्रेट होंगे और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, इस पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये पूरी सेल को ख़त्म कर देंगे। तो क्योंकि लाइसोसोम्स क्या करते हैं, सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए उनको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोला जाता है।
क्योंकि लाइसोसोम्स क्या कर रहे हैं, अपनी ही सेल को मार रहे हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स बोला. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, लाइसोसोम्स आर नोन एज द suicidal bags of the cell. Next question is, what is the study of kidney called? Options are nephrology, neurology, osteology और immunology. तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, किडनी में जो सेल्स मिलती हैं हमको, है ना, किडनी की जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, नेफ्रॉन. ठीक है, किडनी की सेल्स को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन. फोकस करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे. किडनी की सेल्स को नेफ्रॉन बोलते हैं और एक सेल्स होती हैं आपकी न्यूरॉन्स. न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना है. नेफ्रॉन सेल्स किडनी में मिलती हैं और न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन में मिलती. ब्रेन की सेल्स को न्यूरॉन बोलते हैं, इसलिए स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजी, है ना. और ब्रेन की स्टडी को क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी, क्योंकि नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन किडनी एंड न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन. एंड ऑस्टियोलॉजी क्या है, ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ योर बोन्स. ऑस्टियो वर्ड से याद रखना, जहाँ पे भी ऑस्टियो वर्ड दिखेगा मतलब इट इज़ रिलेटेड टू बोन्स, हड्डियों से रिलेटेड है. और इम्यूनोलॉजी क्या होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ योर इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो कि बाहर से आने वाले पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया से जो लड़ता है और इन्फेक्शन से हमको बचाता है, वो इम्यून सिस्टम होता है. उसकी स्टडी को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं. यहाँ पे क्या पूछा था, स्टडी ऑफ किडनी. सो द स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी. करेक्ट आंसर इज ए. Next question is, which of the following countries is the largest producer of heavy water? Options are USA, China, India और Russia. Heavy water क्या है, नॉर्मल जो वाटर होता है वो क्या होता है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है. जो हैवी वाटर होता है वो होता है आपका D2O. D क्या है, ड्यूटेरियम. हैवी वाटर होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड. नाउ अब ये ड्यूटेरियम क्या होता है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है. आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है. तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक मास होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हैवी वाटर बोलते हैं. क्योंकि ड्यूटेरियम जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, इट हैज़ मोर मास, मोर एटॉमिक मास देन हाइड्रोजन. सो नॉर्मल वाटर होता है H2O एंड D2O ड्यूटेरियम से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाता है तो वो क्या बनाता है, हैवी वाटर बनाता है. एंड इंडिया इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ हैवी वाटर इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है हैवी वाटर का, वो कौन है, आवर कंट्री इंडिया, है ना. और इंडिया में भी मानगुरु हैवी वाटर प्लांट है. कहाँ पे, आंध्र प्रदेश पे. आंध्र प्रदेश के मानगुरु में एक हैवी वाटर प्लांट है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट हैवी वाटर प्लांट है. सो वर्ल्ड में मेजर प्रोड्यूसर हैवी वाटर का कौन है, इंडिया. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर. ऑप्शंस आर बंगाल टाइगर, घड़ियाल, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड और वन हॉर्न्ड राइनो. बहुत बेसिक क्वेश्चन है. काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आसाम में है, एंड इट इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न्ड राइनो. इंडिया में वन हॉर्न्ड राइनो हमको सिर्फ कहाँ मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में, विच इज़ लोकेटेड एट आसाम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. तो आप अभी तक जिन्होंने GLC IAS की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको डाउनलोड करें. वहाँ पे आपके लिए
फ्री PDF नोट्स प्रोवाइडेड हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही, तो आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं, वो जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं विदाउट एनी कॉस्ट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे। सो टिल देन डू प्रिपेयर वेल, कीप स्टडिंग एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू।